हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो भाई देखो, सॉल्यूशन चैप्टर में जो बोर्ड में आता है वो लगभग 5 नंबर का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। कैसे? 3+2 आएगा, या तो आएगा 2+2+1। तो हाँ, एक खासियत और सॉल्यूशन चैप्टर में फिक्स है, एक तो न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा। तो भाई देखो, या तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा या फिर 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हाँ, जो इसमें जो न्यूमेरिकल आएगा वो इतना आसान आएगा, एक बार मैं आपको करवा देता हूँ, आप फटाफट कर दोगे। तो अब देखो, ये चैप्टर 5 नंबर का है, या तो 3+2 आएगा या फिर 2+2+1 आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे वो देखो। ये चैप्टर को 3 हिस्से में बांट देते हैं। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में। पहले कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे कुछ, जो हमने पहले भी 11th में पढ़ी है। और इसका यहाँ पे क्या फायदा है, इसका यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में ये यूज होगी और इनका और कोई यूज नहीं। और हाँ, इसकी एक और अच्छी बात क्या है, ये इतनी आसान आएंगे न्यूमेरिकल में, आप खुश हो जाओगे न्यूमेरिकल देख। दूसरा पढ़ेंगे हेनरी लॉ, हेनरी और एक और रोल्स लॉ, और इनकी एप्लीकेशन। इनमें से पक्का न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, पर थ्योरी का क्वेश्चन आना लगभग कंफर्म है 2 नंबर। ठीक, अब बचा क्या? लास्ट टॉपिक बचा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारी चैप्टर में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दूसरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तीसरी, और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें भी ज्यादातर चांस होता है कि न्यूमेरिकल आए, और जो न्यूमेरिकल आएगा ना भाई, देख मैंने बोला कंसंट्रेशन टर्म का न्यूमेरिकल आएगा, तो ये कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज होगी और हमारा एक न्यूमेरिकल बनेगा। तो बस इतना सा चैप्टर है, न्यूमेरिकल इन पार्ट में से आएगा मैक्सिमम चांसेस है, और इसमें से थ्योरेटिकल आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो हमें बड़ी आसानी से हमारे 2 लेक्चर में ये सब कवर हो जाएगा। देखो भाई, हम ऐसा पढ़ेंगे जो सिर्फ बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो, ना हम कुछ फालतू का पढ़ेंगे, ना हम कुछ कम पढ़ेंगे। और कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं बोर्ड में और कैसे कैसे हमें उसको अटेम्प्ट करना है, वो हम इसको बड़ी आसानी से देखेंगे। एक बार मैं करवा देता हूँ, फिर आप बड़ी आसानी से सब कुछ कर दोगे। तो अब चैप्टर की ये थी सब बेसिक्स। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, किसके साथ? सॉल्यूशन के साथ। तो भाई सबसे पहली तो यही बात, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन एक बाइनरी मिक्सचर है। सॉरी, सॉल्यूशन बाइनरी मिक्सचर नहीं है, सॉल्यूशन का टाइप एक बाइनरी नहीं, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। मतलब एक चीज या दूसरी चीज को हम ऐसे घोल दें, घोलने के बाद हमें पता ही नहीं चले कौन सी चीज कहाँ पे, पूरा सॉल्यूशन हमें यूनिफॉर्म दिखे। तो सॉल्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक है, सॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म मिक्सचर, कि एक में घोला दूसरे को घोला, घोलने के बाद हमें कुछ पता नहीं चल रहा कौन कौन सा कहाँ पे। तो सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करें तो मेनली सॉल्यूशन 2 टाइप में क्लासिफाई होगा। एक तो बाइनरी सॉल्यूशन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और एक मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन, मल्टी कंपोनेंट। भाई बाइनरी आपको नाम से ही पता चल रहा है, 2 कंपोनेंट है, ये सिर्फ 2 कंपोनेंट। क्या? 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट क्या होगा? आप बताओ क्या होगा भाई? इफ ये किसी को किसी में घोलना है, 2 कंपोनेंट क्या होगा? केमिस्ट्री में बोले हम तो सोल्यूट भाई, और दूसरा सोलवेंट। अब देखो, इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जिसकी अमाउंट बाई मास ज्यादा होगी वो होगा सोलवेंट, मोर अमाउंट बाई मास, और जिसकी अमाउंट बाई मास कम होगी वो क्या होगा? सोल्यूट।
जैसे जैसे एग्जांपल लो, आपने सब में पानी में नमक घोला होगा, सोल्ट वाटर बनाया होगा, तो किस में क्या ज्यादा क्या होता है, वाटर, वाटर ज्यादा होता है तभी तो वाटर में घोलते हैं, तो वाटर यहाँ पे क्या है, सोलवेंट। और नमक जो साल्ट है जिसको हम कम अमाउंट में लेते हैं, थोड़ा सा 1 टीस्पून 2 टीस्पून, ये हमारा यहाँ पे क्या है, सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट सोलवेंट आपको सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम जो अभी इस चैप्टर में पढ़ना था। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम क्या होगा, एक सोलवेंट होगा भाई, एक चीज में तो बोलोगे, और सोल्यूट काफी सारे सोल्यूट, जो ये वो बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, इसको हम नाम देंगे मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हमने इस पे तो ध्यान ही नहीं देना है। मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओगे, मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन का एक बड़ा प्यारा सा और आसान सा एग्जांपल है, सबने देखा है, वो क्या है, वो नींबू पानी। नींबू पानी में क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें भाई नमक भी मिलाते हैं, चीनी भी मिलाते हैं, और साथ में नींबू भी घोलते हैं, और घोलने के बाद, छानने के बाद एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है। ये होता है, तूने नींबू पानी पिया, तूने नींबू पानी, एक कह रहा मेरे में नमक ज्यादा था और एक कह रहा मेरे में नमक कम था, दोनों का सेम कंसंट्रेशन का बनेगा, टेस्ट एक जैसा होगा, मतलब सारा एक जैसा बन गया, तो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, और वो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में था। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें क्या पढ़ना, बाइनरी सॉल्यूशन क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन समझ आ रहा है ना। देखो बड़ा आसान सा चैप्टर है, जहाँ से ये कोई सिर्फ समझने का, पेपर में कुछ नहीं आएगा, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, जो अब तक पढ़ा है यहाँ से, ये सिर्फ समझने के लिए ऐसा होता है। बाइनरी, बाइनरी में एक सोल्यूट, एक सोल्वेंट। तो भाई अब इसके हम एग्जांपल देखेंगे। पहला भाई, ये सब समझने के लिए पेपर में आने की उम्मीद कम से कम है। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सोलवेंट क्या है, सॉलिड। ये 3 तरीके के होंगे, गैस इन सॉलिड, अगला लिक्विड इन सॉलिड, और लास्ट वन सॉलिड इन सॉलिड। देखो भाई एग्जांपल देखते हैं, गैस इन सॉलिड। जब गैस सॉलिड में डिसॉल्व हो, आपने याद करो, कुछ याद आ रहा होगा, H2O PDPT कैटलिस्ट में पढ़ते हैं हाइड्रोजनेशन। तो ये किसका एग्जांपल है, सॉल्यूशन का एग्जांपल है, गैस इन सॉलिड। उसके बाद हमारा था लिक्विड इन सॉलिड। इसका कोई एग्जांपल बताओ, कोई लिक्विड इन सॉलिड बताओ भाई, एग्जांपल बताओ। ये होता अमलगम, होता ना, जिंक अमलगम HCl, ये इसका एग्जांपल, ये देख तरीका कैटलिस्ट। और लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड, सबने सुना है, अलॉयज। तो इसके जब सॉलिड सॉल्यूशन है उसका, ये सब आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ, आसान था, पेपर में आने के चांस ना के बराबर। अगला लिक्विड सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जो लिक्विड स्टेट है वो क्या हो गया, हमारी सॉल्वेंट। कितने टाइप बनेंगे, वही टाइप, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और लास्ट वन गैस इन लिक्विड। इसका एग्जांपल सॉलिड इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। सबको पता है, पता है भाई, नहीं पता है, पता है, सबको पता है। लिक्विड इन लिक्विड कोई एग्जांपल, अल्कोहल इन वाटर। ये भी भाई सबको पता, बताओ चाहे नहीं बताओ, ये सबको पता है, अल्कोहल इन वाटर। और देखो लास्ट वाला क्या, गैस इन लिक्विड, ये भी सबको पता है, याद करो, कोल्ड ड्रिंक्स। भाई कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब नहीं लाते, खोलते ही, डाटा खोलते ही प्रेशर रिलीज होता है, गैस बाहर निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि वो गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में। तो ये सब उसके है। अब हमारा लास्ट टाइप
देखो भाई, अब हमारा लास्ट टाइप जो बचा है सॉल्यूशन का, जो बाइनरी सॉल्यूशन का, वो क्या है? गैसियस सॉल्यूशन। देखो आपने देखा था जब सॉलिड सॉल्यूशन था तो सॉल्वेंट क्या था? सॉलिड। जब गैसियस सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट क्या था? सॉलिड। जब लिक्विड सॉल्यूशन था, जब सॉल्वेंट क्या था? लिक्विड। अब हमारा गैसियस सॉल्यूशन है तो हमारा सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। सबको पता है? इतना पता है। इसके भी वही पिछले वाले 3 बोरिंग से एग्जांपल। क्या एग्जांपल? सॉलिड इन गैस होगा, वही नहीं होगा? एग्जांपल सोचो। फिर है लिक्विड इन गैस। देखो भाई, बड़ा आसान से एग्जांपल, ये सब सोचते रहो तुम। और लास्ट क्या है? गैस इन गैस। देखो सोचा नहीं सोचा, सोचा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता रहा हूँ सॉलिड इन गैस का एग्जांपल। सॉलिड इन गैस, आपने स्मोक देखा होगा, डस्ट पार्टिकल जब एयर में आ जाते हैं, और आपने कई बार धुंध नाम सुना है, धुंध, उसमें ये सब होता है। ठीक। उसके बाद लिक्विड इन गैस, ये भी आपने बड़ी आसानी से देखा है, बहुत बार पता भी है, ह्यूमिडिटी। चिपचिपापन आता है ना मौसम में, बारिश के मौसम के बाद गर्मी में। क्यों? क्योंकि हमारे जो गैस में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और वो लिक्विड की फॉर्म में, वो किसका एग्जांपल होता है? सॉल्यूशन का। कौन से सॉल्यूशन का? लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। और लास्ट टाइप गैस इन गैस, इसका एग्जांपल हवा, एयर, जो हम सांस ले पा रहे हैं। इसमें क्या है? एयर में CO2 है ना, N2 है, O2 है, आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स है, गैस में मिक्स है, तो गैस इन गैस और गैसेस सॉल्यूशन का टाइप है। तो देखो भाई, ये सिर्फ सॉल्यूशन का था बेसिक, जो हमें पता होना चाहिए, चाहे पेपर में आए नहीं आए, ये पता होना चाहिए, नहीं तो सीधा पेपर की तैयारी करने लगेंगे, नहीं आए, केमिस्ट्री के साथ भेदभाव हो जाएगा ना वो। इसलिए हमें ये सब आना चाहिए जो बेसिक था। क्या पता किस्मत खुल जाए, 1 नंबर का इसमें से आ जाए, वरना आने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन होती क्या है? सोचो, 2 मिनट सोचो, कंसंट्रेशन क्या होती है? मैं बोल रहा कंसंट्रेशन है, क्या होती है कंसंट्रेशन? क्यों डिफाइन करें कंसंट्रेशन? ये देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन का मतलब कितना, किसमें कितना डिजोल्व है। नमक हमने पानी में घोल दिया, अब तुम हमसे पूछे इसकी कितनी अमाउंट किस में डिफाइन कर दे भाई, 5 ग्राम 1 ml पानी में डिजोल्व है, और जब ये पूरी हम बात बता दे तो उसको कह देते हैं ये पानी की कंसंट्रेशन, नमक की कंसंट्रेशन है पानी में। तो कंसंट्रेशन का मेन मतलब ऊपर मोटा मोटी जो डेफिनेशन है वो होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारे पूरे सॉल्यूशन में पड़ जाए। देखो भाई, सॉल्यूशन के 2 टाइप और होते हैं, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। वो तो पता होगा आप सबको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? जब मैक्सिमम अमाउंट किसी टेम्परेचर पे हम डिजोल्व किया रखते हैं एक सॉल्वेंट में, उससे ज्यादा हम उस टेम्परेचर पे घोलने से डिजोल्व नहीं कर सकते, वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड। और जिसमें और डिजोल्व किया जाए एक ही टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे, वो नॉन सैचुरेटेड। तो उसकी हम खास बात नहीं करेंगे। तो ये कंसंट्रेशन टर्म ये है। तो सबसे पहले जो हम कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे उसमें हम क्या देखेंगे? मास परसेंट। क्या देखेंगे भाई? मास परसेंट। ठीक है, मास परसेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। मतलब ऊपर तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मैं कहूं मैंने इनटू में 100 कर दे तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज।
ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। मेरे को कोई कह दे मैंने 20 ग्राम NaCl डाला 80 ml पानी में, 80 ml वाटर में। भाई देखो अमाउंट किसकी ज्यादा, वाटर की, ये सोलवेंट ये सोल्यूट, सही बात है नहीं है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है 20, अमाउंट ऑफ ये कितनी है 80 प्लस, क्योंकि हमें सॉल्यूशन लेना है तो 80 तो सॉल्वेंट का 20 इसका, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 100। और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी परसेंटेज निकल आएगी। तो ये 20/100 गुना में 100, 100 से 100 कट जाएगा और ये आएगा 20%। तो हम इस सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे 20% सोल्ट वाटर सॉल्यूशन। ये थी परसेंटेज बाय मास। सेम टू सेम जो हमारी दूसरी आएगी वो आएगी परसेंट वॉल्यूम परसेंट, क्या आएगी दूसरी सेम टू सेम आएगी वॉल्यूम परसेंट, सब कुछ सेम टू सेम। यहाँ अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो ग्राम में लिया था वो ml में या लीटर में लेंगे, यहाँ भी सेम लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में भाई वॉल्यूम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 और जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये बड़ी बेसिक चीज है, बहुत कम चांस है पेपर में आने के, पर इसका क्या आएगा सवाल आएगा 20% NaCl सॉल्यूशन। तो आपको पता लग जाना चाहिए NaCl का इसमें अमाउंट क्या है 20% NaCl सॉल्यूशन बाय मास लिखते ही 20 ग्राम इसका क्या है NaCl है वो क्या है 20 ग्राम है सॉल्यूशन में, इतना पता चलना चाहिए। और टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ml। इससे हमारा पूरा काम बन जाएगा, हमें इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो मेन पे आते हैं, जो मेन कंसंट्रेशन टर्म है जो हमारे इस चैप्टर में बार बार यूज होगी और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमारे क्या है, जिसको हम तीसरा नाम देंगे मोलैलिटी। देखो भाई स्मॉल m से डिफाइन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर में 90% न्यूमेरिकल इसी कंसंट्रेशन टर्म पे आने की उम्मीद होती है, बहुत ही आसान, ज्यादा कुछ नहीं करना, डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। भाई ये ध्यान दियो मोलैलिटी में क्या आता है सॉल्वेंट, क्या आता है सॉल्वेंट। तो इसका अगर यहीं से हम डेफिनेशन से ही हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डेफिनेशन याद करनी, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इससे इसी की यूनिट क्या आ जाएगी मोल्स पर केजी। भाई एक डेफिनेशन से तीन चीज आ गई, फॉर्मूला यूनिट और जी। अगर इसका एक फॉर्मूला और आ जाता है, कैसे आ जाता है, अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट है ये ग्राम में दे दे तो ग्राम में दे दे तो हम उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है भाई, देखो ये सही से समझो, ये कंसंट्रेशन टर्म नाम है मोलैलिटी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया। डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, बहुत ही आसान, इसी से हमारा फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन
अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दे दे तो हमारा फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहीं से हमारा इसकी यूनिट डिफाइन हो गई, इसी फॉर्मूले से, मतलब इसी डेफिनेशन से। क्या यूनिट हो गई? मोल्स पर केजी आ गई। देखो अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देते हैं। कैसे? देखो ये सब याद है, सब है। हमको दे दिया NaOH दे दिया, फिर क्या बोल दिया NaOH देके 40 ग्राम NaOH डिजोल्ड है 90 kg वाटर में। मोलरिटी निकालो। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। भाई हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसके बाद सॉरी भाई ये ग्राम है, 90 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, डिसॉल्व टू 90 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर में डिसॉल्व किया गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो आ गया हमारा है 90। लेकिन हम नंबर ऑफ, और देखो भाई वो ग्राम में है तो इस फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। आया नहीं समझ में? आया? आया, बिल्कुल आया। अब आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। भाई मोल्स निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसका जिसके मोल्स निकालने उसके गिवन मास अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास। NaOH का गिवन मास कितना है? 40, सबको पता है 40, ठीक है। अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, ये देखो NaOH, सोडियम का एक सोडियम, उसका मान 23 है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई? एक होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो मास नंबर इसका होता है 16, होता है, बिल्कुल होता है। हाइड्रोजन का मास नंबर 1। तो इन सबको जोड़ो और जब ये जोड़ के आएगा वो क्या आएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 3 और 1 4 6 0 2 और 1 3 और 1 4 40, तो ये भी 40। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके क्या आ गए? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए 1। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? मोल्स पर केजी, क्योंकि इसकी मोलरिटी निकल जाएगी। ज्यादा हमें कुछ दिमाग नहीं लगा, देख सब कुछ आसान 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 सा किया, कुछ नहीं किया, सीधा फॉर्मूला लगाया, ये किया। और हमें नंबर ऑफ मोल्स को, जैसे हम यहाँ पे NaOH के नंबर ऑफ मोल निकालते, इसको NaOH ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, NaOH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अगर एक के नंबर ऑफ मोल निकालना Na, और नंबर ऑफ मोल्स B के क्या करेंगे? Nb। भाई तो जो n यहाँ पे है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो मोलरिटी समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट क्यों थी ये प्रॉपर्टी? मैंने कहा ना इस पे ज्यादातर सवाल आएंगे। क्यों आएंगे? कुछ तो बात होगी। वो इसलिए क्योंकि जो इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म ली ना हमने ऊपर और नीचे, कहीं भी वॉल्यूम का यूज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट भी लिया उसका मास लिया, वॉल्यूम नहीं ली हमने, वॉल्यूम नहीं ली। और मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी भी टेम्परेचर और जगह के हिसाब से चेंज नहीं होती, ठीक है। तो हमें मान लो मेडिसिन बनानी है, तो मेडिसिन की कंसंट्रेशन जो बनाएंगे ना, आप देखना मेडिसिन पे वो किस में होगी? मोलरिटी में होगी। क्योंकि एक मेडिसिन यहाँ भी यूज होगी, यूरोप में भी यूज होगी, अफ्रीका में भी यूज होगी, मान लो तीनों जगह यूज होगी। वॉल्यूम टर्म लेंगे हम उसमें कहीं, तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। तो मेडिसिन की कंसंट्रेशन बदल जाएगी, बदल जाएगी। जैसे उसको इफेक्ट करना था वैसे इफेक्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी मतलब कि कुछ गड़बड़ भी कर सकती है। तो हमें गड़बड़ रोकनी है, गड़बड़ रोकनी है तो हमें क्या चेंज करती है? ऐसी कंसंट्रेशन टर्म लेंगे जो कंसंट्रेशन चेंज ना हो टेम्परेचर के साथ। मास एक ऐसी पैरामीटर है जो कंसंट्रेशन में यूज कर सकते हैं, और जो
टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मोलरिटी में हर जगह हमने मास लिया है, वॉल्यूम कभी भी यूज नहीं ली करी, इसीलिए ये प्रॉपर्टी एक अच्छी प्रॉपर्टी बन जाती है। कहीं भी पूछे इसमें से कौन सी ये कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, कौन सी है भाई? मोलरिटी। देखो ये मोलरिटी थी, इतनी आसान थी, एक ही फॉर्मूला देगा इसका, आज तक एक ही फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, इसी से होगा सब कुछ इसी से होगा। अब अगले देखो, अगली कंसंट्रेशन टर्म है वो इसके भाण भाई है। भाण भाई मतलब नाम भी एक जैसा ही है, नाम भी एक जैसा। इसका नाम क्या था? मोलरिटी रिप्रेजेंट हो रहा था स्मॉल एम से। अगला जो मैं नाम लूंगा उसका नाम है मोलरिटी रिप्रेजेंट होगा कैपिटल एम से। देखो इसी में चेंज कर देते हैं, मोलरिटी रिप्रेजेंट होगा कैपिटल एम से। पर भाई दोनों में बहुत फर्क है, मोलरिटी अच्छा था, मोलरिटी इतनी अच्छी टर्म नहीं है कंसंट्रेशन की टर्म। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन बताइए, ये क्या कहते हैं, उसके जैसी डेफिनेशन, थोड़ा सा अंतर है, वो थोड़ा सा अंतर ही बहुत ज्यादा अंतर ला देता है। कैसे ला देता है? देखो ये क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां तक सब सेम है। अब बदलेगी कहानी, डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बदल गई कहानी। एक तो जो कंसंट्रेशन जो पैरामीटर लिया, यहाँ पे वॉल्यूम का लिया, वहां पे सॉल्यूट ले रहे थे, यहाँ पे जो ये वॉल्यूम लिए पूरे सॉल्यूशन की। यहाँ से इसकी क्या बताओ, न्यूमेरिकल बताओ, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट अपॉन में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम। वहां पे मास लिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वहां सॉल्वेंट था, किसमें? लीटर में, ठीक। अगर यहाँ पे भी एमएल देते तो उसके हिसाब से ही क्या चेंज हो जाएगा, एंड सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल है, और इसको सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका भी आज तक एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके यूनिट बता, आप ही बता, देखो सोचो 2 मिनट, क्या यूनिट होगी? बड़ा मुश्किल काम है, क्या यूनिट होगी? अरे बहुत मुश्किल काम है, क्या यूनिट होगी? नंबर मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स, ऊपर क्या है फॉर्मूले में? मोल्स, नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो यूनिट क्या हो गई? मोल्स पर लीटर। देखिए कितना मुश्किल काम था, मुश्किल काम था ना, ठीक है, बहुत मुश्किल काम था ये, इसका हो गया। हाँ एक बात और बताइए, क्वेश्चन सेम टू सेम उसके जैसे, बस यहाँ पे वॉल्यूम लेनी है और वो भी सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस पे एक चीज बता, शॉर्टकट में लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 5 मोलर लिखा जाए कहीं पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा 5 मोलर का? मतलब इसकी मोलरिटी 5 है, इसकी मोलरिटी 5 है, इसका मतलब क्या है? यहां से देखो, नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर मोल्स, नीचे वॉल्यूम इन 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम बराबर 5 है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट कितने निकल के आ जाएंगे? 5। 1 लीटर को उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स डायरेक्ट कितने निकल के आ जाएंगे? 5। तो कभी भी डायरेक्ट लीजिए 1 मोलर, तो करने मत बैठना, ये 1 मोलर से ये सीधा सा दिमाग में आ जाना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने? 5, क्योंकि नीचे तो वॉल्यूम 1 लीटर ले रखी है भाई, ऐसे ही कहीं पे आ जाए 5 मोलर। तो यहाँ से सीधा ये बताओ कि जो सॉल्यूशन है इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई? कितने हैं? 5 मोल्स। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है? मोल्स अपॉन लीटर ये 5, यहाँ पे मोल्स अपॉन केजी बराबर 5, 1 केजी को स्टार्ट जाके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे जितना मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। मोलर मतलब मोलरिटी और मोलर मतलब मोलरिटी। तो ये सारा हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब एक जो इसके जैसी इनका ही भान भाई तीसरा है, उसका नाम है नॉर्मेलिटी। क्या नाम है? नॉर्मेलिटी। और उस पे 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे, और नॉर्मेलिटी बोर्ड में आने का लगभग चांसेस नहीं है,
क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ज्यादातर देखो भाई, अब लास्ट कोलिगेटिव सॉरी कंसंट्रेशन जो टर्म है उसमें है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहीं भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप आगे देखोगे यूज ही नहीं आती, तो इसके न्यूमेरिकल आने के चांस कम हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन टर्म पे न्यूमेरिकल आया तो नॉर्मलिटी पे आएगा, वरना नहीं आएगा। तो नॉर्मलिटी है, अब ये देखो नॉर्मलिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। n से रिप्रेजेंट करके इसका फॉर्मूला लाना, फॉर्मूला कहां से लाते हैं? डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution। देखो ये सब बताऊंगा, ये समझ में नहीं आया। ग्राम इक्विवेलेंट, देख क्या बना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इन लीटर। वही बात है, ml में हुई, अगर ml में हुई तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट मैं ऐसे लिख देता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इतना तो ये क्या हो गया इतना, और ये n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ये आ गया गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय n। ये तो क्या हो गया, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर, यहाँ लिखो गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई और ऊपर n। ये इतना पूरा तो क्या हो गया, मोलरिटी हो गई ना, मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी आई, वो क्या आई, मोलरिटी इनटू में n फैक्टर। अब मैं बताऊंगा n फैक्टर क्या है, आप बस ये देखते रहो। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या आ गई, यहीं से बता दो ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आ गई, यूनिट आ गई ना, ठीक है। अब आते हैं n फैक्टर। n फैक्टर भाई देखो एग्जांपल से देखते हैं क्या होता है हमारा n फैक्टर। हमारे पास एक है CaOH, इसको मैं तोड़ के थोड़ा सा लिख देता हूँ, Ca2 प्लस 2OH, ठीक है। n फैक्टर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन का इनमें एक्सचेंज वगैरह हुआ है। इसको Ca से Cu आने में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। एक H को चाहिए, एक 2H को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n फैक्टर की वैल्यू है 2। तो इसकी आप नॉर्मलिटी निकालो, तो क्या करो, मोलरिटी निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। देखिए यहीं से पता चल जाए n फैक्टर, ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं। जैसे NaCl आ जाए, NaCl आ गया या फिर NaOH आ गया, इसकी नॉर्मलिटी निकालो तो मोलरिटी के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, Na प्लस से Na आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो n की वैल्यू 1, Cl से Cl नेगेटिव उसकी भी 1, तो इनटू में n की वैल्यू क्या हमारी 1, तो नॉर्मलिटी आ गई मोलरिटी। देख ठीक है। और एक ये दे दे H3PO4 दे दिया, इसमें आप बताओ n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। PO4 तोड़ के लिखो, 3 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव, तो यहीं से पता चल गया n की वैल्यू 3, तो नॉर्मलिटी आ जाएगी 3 इनटू में मोलरिटी। और इससे सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। अपने को इस झंझट में ही नहीं पढ़ना, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है वो क्या है, सिर्फ ये देखो और क्वेश्चन सोल्व कर दो।
ठीक है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अब हम एक दो चीज और पढ़ेंगे कंसंट्रेशन में। ये देखो भाई, हमने क्या पढ़ी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, बहुत ही आसान, कोई कुछ था नहीं। मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मैक्सिमम यूज मोलरिटी का, न्यूमेरिकल आने की संभावना ज्यादा मोलरिटी का, और मोलरिटी थी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो भाई, हमने अभी नॉर्मलिटी खत्म करी, मोलरिटी खत्म करी, मोलरिटी खत्म करी। अब हम आते हैं एक दो कंसंट्रेशन टर्म और है, आसान आसान सी है, बस कर लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए उसके। तो हाँ, एक बात हो, कंसंट्रेशन टर्म की यूनिट पता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको डेफिनेशन आ गई तो आपको फॉर्मूला भी आ जाएगा, यूनिट तो आ ही जाएगी। तो अब देखो, मास परसेंट की यूनिट क्या होती है, मास अपॉन मास, यूनिट प्लस परसेंटेज में आएगा। वॉल्यूम परसेंटेज की परसेंटेज में आएगा। नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी पता है अब आपकी। अब मैं एक चीज बताता हूं, अब ये देखो, मास फ्रैक्शन, भाई फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है, रेशो होगा मास का। कैसा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई ये क्या, मास फ्रैक्शन होगा। देखो ये भी मास, ये भी मास, यूनिट ग्राम, ये भी ग्राम, कैंसिल, तो ये है यूनिट में, ठीक है। इसके बाद आ गया पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है। ये कब यूज होती है, जब कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, उस केस में। मतलब कि 1 मिलियन सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट, सॉल्यूशन में कितना, तो क्या होगा, ये होता है मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मिलियन के लिए, और इसकी यूनिट आ जाती है पीपीएम। बस इतना, और कुछ दिमाग नहीं रखना। पीपीएम में मास फ्रैक्शन निकाला, उसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आएगा वो पीपीएम में आ जाएगा। अब एक लास्ट टर्म जो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में ये क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल, मोल फ्रैक्शन। भाई देखो, ये हम लास्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके हम फ्रैक्शन है तो समझ लो, फ्रैक्शन तो वही रेशो होगा, किसका रेशो होगा, मोल्स। क्या कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ moles of all the component in a solution। भाई देखो, मान लो मेरा ये एक सॉल्यूशन है, इसमें कुछ ए है, कुछ बी है, और एक तीसरा कंपोनेंट है सी। मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, एन ए हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं, एन बी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितने हैं, एन सी। तो इसके हिसाब से अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाले, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए का मोल फ्रैक्शन आएगा एन ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और भाई ऊपर भी मोल्स, नीचे भी मोल्स, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस। भाई जैसे x से निकाला, वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स बी क्या आएगा, एन बी आएगा ना भाई, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सेम टू सेम हम क्या निकाल सकते हैं, एन सी। कैसे निकालेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, निकल गया। अब
हम देखो यहाँ से कुछ एक बहुत ही खतरनाक चीज निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? चलो ऐड करो, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। जब ऐड करोगे तो ऊपर आएगा एन ए अपन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स बी की वैल्यू पुट करो, एन बी ऊपर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और अब ऐड करो एन सी की, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा एन ए बाई एन बी बाई और एन सी बाई, और नीचे क्या आएगा? सेम टू सेम नीचे आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ऊपर नीचे कट जाएगा, ऐड आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन अगर ऐड कर दे सारे कंपोनेंट का, वो निकल के आता है 1। ठीक है, क्या मतलब अभी मतलब बता देते हैं। इसका मतलब हुआ ये एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर 1, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट हमेशा 1 आएगा। मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी है हमारे पास, और दे दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दे दिया हमारे पास 0.2। अब पूछ ले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, तो हमें ये बात पता है भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होना चाहिए? 1। एक्स ए तो यहाँ से एक्स बी कितना होना चाहिए? 1 माइनस एक्स ए, और 1 माइनस 0.2, और ये आ जाए 0.8। अगर ए के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत ही आसान काम होता है। तो भाई ये हमारा खत्म हो गया मोल फ्रैक्शन। देखो कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो गई। ये मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मोल फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट? मोलरिटी जितना इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट? मोलरिटी जितना इंपॉर्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। मोल फ्रैक्शन खत्म हुआ। अब ना आपको एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करने के बढ़िया सा तरीका बता देता हूँ, जिससे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। कैसे भी आपको सिर्फ डेफिनेशन याद होनी चाहिए, किसकी? इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स की, और आपके न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अब देखो वही सोल्व करेंगे। चिंता से पढ़ोगी जो पढ़ेंगे। देखो भाई, अब इस पोर्शन में कुछ टाइम में मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। देखो अगर सिंपल न्यूमेरिकल आया तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और उससे भी आसान तरीका बताता हूँ। एक देखो ऐसा बॉक्स बनाना है 9 डब्बों का, ये पूरा लाइन सोल्यूट की, ये सोलवेंट का कॉलम और ये सॉल्यूशन का, ऐसे ये कॉलम मास का, ये वॉल्यूम का, ये डेंसिटी का। मतलब इस बॉक्स में क्या आएगा? मास ऑफ सोल्यूट, इस बॉक्स में मास ऑफ सॉल्वेंट, इस बॉक्स में मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे बनाना। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं हार्ड सा। कैलकुलेट मोलरिटी नॉर्मेलिटी ऑफ 10% by volume, by 10% mass by volume of NaOH solution having density 1.2 ग्राम पर ml। ये आ गया। आपको क्या लग रहा है भाई? मोलरिटी भी निकालो, नॉर्मेलिटी भी निकालो, मोलरिटी भी निकालो, और सिर्फ क्या दे दिया? 10% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, और सिर्फ डेंसिटी दे दी। अब कैसे? घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो हमें क्या दे दिया? मास अपॉन वॉल्यूम दे दी, कितनी परसेंट? 10। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, इससे पता चला। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10। ठीक है, तो ध्यान रखिए मास ऑफ सॉल्यूट 10
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 100। ठीक है भाई, ये हमें पता चल गई। अब हमें एक चीज और दी हुई है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, और ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन की वॉल्यूम, और ये कितनी 1.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम हमें पता चल गई 100, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया भाई 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 120 ग्राम। तो यहाँ पे ये लिख दो, ये सब ग्राम में, मास ग्राम में। ठीक है, अब ये कितना बचा भाई, सॉल्यूशन का मास 120 ग्राम, सोल्यूट का मास 10 ग्राम, तो सोलर का मास 110 ग्राम। आया नहीं आया, बस अब हमारा पूरा सोल्यूशन हो गया। अब सब कुछ हो गया, अब इनकी कुछ जरूरत नहीं। अब बताओ क्या क्या निकालना था, फटाफट निकलता है। अब पहले एक बात बताओ, क्या निकालो, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके NaOH, वॉल्यूम किसमें ml में है ऑफ सॉल्यूशन, तो 1000 से मल्टीप्लाई, NaOH है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, ये 1000 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मतलब गिवन मास NaOH क्या आएगा, गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, गिवन मास ऑफ NaOH, मास ऑफ सॉल्यूट 10, मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ NaOH 23। कहाँ गया NaOH, कहाँ गया भाई NaOH, देखो 23, जब हम एक हाइड्रोजन का प्लस 17, ऐसे लिखो भाई 16, जब हम एक 16 ऑक्सीजन का एक इसका, तो ये आ गया 40, आ गया नहीं आ गया, तो नीचे 40, ये कट गया, तो 1/4, ठीक है, तो 1/4। अब इसको सोल्व करो, ये आ गया मोलरिटी, मोलरिटी आ गई 2.5 n। अब बताओ नॉर्मेलिटी क्या बताई थी मैंने, n फैक्टर इनटू में मोलरिटी, NaOH है, क्या है हमारे पास भाई NaOH, तोड़ो Na प्लस प्लस OH माइनस, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, एक का, तो n की वैल्यू क्या है 1, तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी बराबर 2.5, तो यूनिट अपनी अपनी लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट बच गया मोलरिटी, क्या बच गया भाई मोलरिटी। आप हो जाएगा सॉल्व, नहीं हो जाएगा देखो उसको सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। इसमें डेंसिटी भी लिख लेना, ये क्या थी हमारे पास 1.2, ठीक है। अब आ गए ये क्या था NaOH, बस नीचे मास किसका लेना है, सोलवेंट का, और वो भी यहाँ पे ग्राम में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये तो 1/4 अभी आया था, ठीक है। मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट 110, ऊपर हटा इतना सोल्व करोगे वो आता है कि हमारी मोलरिटी। तो इससे देखो, इससे कैसा भी गंदा न्यूमेरिकल आ जाए सोल्व हो जाएगा, तो उससे तो हो ही जाएगा सॉल्व फॉर्मूले से। फॉर्मूला था सिंपल सिंपल एक चीज कैलकुलेट करने के लिए, और जब सब कुछ दे रखी हो, लेकिन जब ऐसी टर्म दे दे और डेंसिटी जब भी दे दे, तो आप ऐसे बनाओ और इससे आसानी से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, मेरे को पता है नहीं है तो नहीं है। और सवाल ट्राई करना, और अगर कुछ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम आपको बताएंगे कैसे सोल्व होगा, आपके पास PDF भेज दी जाएगी। अब इसके हिसाब से आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक करते हैं, 5-10 मिनट का हो है बस। क्या टॉपिक है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करती है। पहली बात होती क्या है सोल्युबिलिटी, सोचो 2 मिनट सोचो क्या होती है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होती है।
क्या पढ़ेंगे हम? solubility of solids in liquid। भाई होती क्या है, क्या होती है भाई, इसका मतलब क्या होता है? एक मान ले मेरे पास ये एक सॉल्वेंट है ए, मेरे को इसमें बी सॉलिड डिजोल्व करना है, ठीक, तो मैक्सिमम कितना ग्राम लूं इस बी सॉलिड का? मैक्सिमम कितना ग्राम, मैक्सिमम ग्राम लूं इसके 100 ग्राम में, इसके 100 ग्राम में कि मैक्सिमम कितना डाल सकता हूं, बस ये। तो ये क्या है, क्या है? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन grams that can be dissolved in 100 gram of liquid। आ गया समझ में? बस ये इतनी सी डेफिनेशन है solubility of solid in liquid। ये आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अब ये हमें देखना है कैसे हम सोलिबिलिटी घटा सकते हैं। सोलिबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, कब सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, कब सोलिबिलिटी कम होगी, ये सब चीजें अब हमें इस आगे के पोर्शन में देखनी है। तो इस टॉपिक का क्या नाम दूंगा मैं? फैक्टर अफेक्टिंग, क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग। सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। भाई ये तो आप सबने सुना होगा ना, लाइक डिजोल्विंग लाइक, तो बस वही लाइक डिजोल्व इन लाइक, मतलब पोलर में ज्यादा सॉल्वेंट होगा, नॉन पोलर में ज्यादा सॉल्वेंट। ये तो पहला है। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। भाई देखो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर क्या होता है, आपने यूजुअली देखा होगा, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आप बताओ, आपने पानी में शुगर डालनी, डिजोल्व करनी है, 1 चम्मच डाली, डिजोल्व हो गई, 2 डाली, डिजोल्व हो गई। मान लो अब मैंने तीसरी चम्मच डाली 3 शुगर, वो डिजोल्व नहीं हुई, आपने हिलाया सेम टेम्परेचर हिलाया, डिजोल्व नहीं हुई, तो आप क्या करते हो? आप कहते हैं थोड़ा सा गर्म कर लो ताकि डिजोल्व हो जाए। दूध में चीनी बोलते हैं, जब भी ऐसे करें थोड़ा सा हम उसको गर्म कर लेते, मतलब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिजोल्व होना शुरू हो जाता है। जैसे ठंडे दूध में हम चीनी बोलते हैं, नहीं बोलते, जैसे ही उसको थोड़ा सा गर्म करके चीनी डालते हैं वो घुल जाती है। तो ऐसे ही टेम्परेचर साथ इफेक्ट हुआ ना। तो ऐसे ही इसके ज्यादातर सॉलिड की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ज्यादातर सॉलिड्स सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब कि सॉलिबिलिटी कम है, टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ गई। एग्जाम्पल सोल्ट इन वाटर का एग्जाम्पल जो है वो क्या है? NaCl इन वाटर। इनकी सॉलिबिलिटी 2 चम्मच डाली, डिजोल्व हो गई, 3 डाली नहीं हुई तो थोड़ा सा इनको गर्म कर दो, डिजोल्व हो जाए। तो ज्यादातर सॉलिड की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ज्यादातर बोला मैंने, क्या बोला? ज्यादातर, मैंने सारे नहीं बोले सॉलिड। तो एक दो सॉलिड ऐसे भी हैं जिनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाती है। जैसे एग्जांपल CaCO3.H2O, इसकी सॉलिबिलिटी इन वाटर में टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाती है। तीसरा एक पॉइंट हो गया, 1-2 ऐसे भी हैं जिनकी ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज, मतलब कि पहले तो मान लो टेम्परेचर तक इंक्रीज हुई सॉलिबिलिटी, फिर डिक्रीज होने लगी।
वो कौन कौन से हैं, NaSO4.10H2, ये कुछ एक ऐसे हैं जिनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है भाई, तो भाई अभी हमने क्या पढ़ा, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो अगला है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, इसको डिफाइन करना वैसे ही डिफाइन करना, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इन सीसी दैट कैन बी डिसॉल्व इन पर सीसी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। भाई इसकी डेफिनेशन की कोई खास मतलब है नहीं, अमाउंट ऑफ गैस इन सीसी दैट, मैक्सिमम भी बोल सकते हो भाई, मैक्सिमम भी बोल सकते हो, मैक्सिमम भी बोल सकते हो, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 cc वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। उसके बाद डेफिनेशन के बाद अब हम ये देखेंगे ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस किस चीज पे, जैसे हमने पिछले देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गैस के फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे। पहला फैक्टर वही नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बाय लाइक डिसॉल्विंग लाइक, तो पहला फैक्टर नेचर। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो हम हाथ के हाथ दूसरे पे चलते हैं। दूसरा फैक्टर भी बोल, टेम्परेचर। सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, हमने देखा था, एग्जाम्पल में देखा था, वो एग्जाम्पल देखे थे जो हम सब करते हैं। अब देखो इनमें क्या होता है, मान लो एक गैस, एक वो है लिक्विड में गैस डिसॉल्व है, हमने उसके नीचे से हीट दी, मतलब टेम्परेचर राइज का, क्या होगा, गैस उड़ के भाग जाती है, यही होगा ना। तो इसमें क्या होता है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा हमको समझ में तो आ गया क्यों हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने में गैस मॉलिक्यूल उड़ के भाग जाते हैं, लेकिन मेन रीजन क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो गैस डिसॉल्व, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो एस्केप आउट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ gases increases, hence solubility of these gases decreases on increasing temperature। ठीक आया समझ में, आया बिल्कुल आया। तीसरा फैक्टर क्या है हमारा, प्रेशर। तीसरा फैक्टर हमारा क्या है, प्रेशर पे कैसे इफेक्ट। प्रेशर के इफेक्ट को देखने के लिए ये यहाँ तक हो गया। अब तीसरा फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। भाई गैस है तो प्रेशर भी होगा, सॉलिड में क्यों नहीं आया प्रेशर फैक्टर, बता। सॉलिड में प्रेशर फैक्टर नहीं, क्योंकि सॉलिड का तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है, तो प्रेशर फैक्टर आएगा ही नहीं। इसमें जो तीसरा आ गया वो आ गया प्रेशर फैक्टर। क्या आ गया, प्रेशर फैक्टर, क्योंकि गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती है तो इनका प्रेशर फैक्टर आएगा। तो इनका प्रेशर फैक्टर क्या है, प्रेशर फैक्टर है वो क्या है, किससे डिफाइन करा जाता है, इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, हेनरी लॉ। भाई ये मैंने लाल से क्यों लिखा, ये लाल से इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कैसे बताता है वो देख, हेनरी लॉ कहता है, हेनरी लॉ क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इन ए लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस इन द लिक्विड। ठीक है, क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to the pressure
exerted by that gas on liquid. इसका मतलब solubility directly proportional to the pressure. solubility मतलब कितना अमाउंट कितने में डिसॉल्व, मतलब एक तरह की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेंगे वो क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन। और मान लो दैट गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर। ये आया समझ में, नहीं आया? अब हमें प्रेशर यहाँ ये रखना है के पी बराबर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से प्रेशर आ गया 1/k एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है भाई, एक्सल मोल फ्रैक्शन, मतलब कि एक तरह की कंसंट्रेशन टर्म, मतलब कि एक तरह की सोल्युबिलिटी। तो के एच इंटू में एक्स आ गया भाई एक्स, तो पी आ गया के 1/k को हमने क्या लिख दिया, के एच इंटू में एक्स। 1/k तो के एच इंटू में एक्स। इसके के एच का क्या नाम है, हेनरी कांस्टेंट। के एच का क्या नाम है, हेनरी कांस्टेंट। तो प्रेशर कैसे डिपेंड कर रहा है, सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। भाई ये ऐसे, ये हेनरी लॉ का, हेनरी लॉ क्या कहता है, सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये हमें आ रहा है हेनरी लॉ। क्या समझ में आया भाई, हेनरी लॉ आ गया समझ में। और हेनरी लॉ क्या कहता है, मान लो प्रेशर ए गैस डिसॉल्व हो रही है बीम में, ठीक है, तो पीए बराबर क्या होगा भाई, के एच इंटू में एक्स। प्रेशर ऑफ दैट गैस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड। आया समझ में, ठीक है। तो देखो हेनरी लॉ की एक दो लिमिटेशंस है, जरूरी है भाई, ये जरूरी इसलिए है, मान लो पेपर में पूछ दे लिमिटेशंस किसकी, हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ की क्या लिमिटेशंस है, एक दो लिमिटेशंस है। एक तो ये लो प्रेशर पे अप्लाई होता है, जब प्रेशर कम होता है तभी ये फॉर्मूला रहता है, लो अप्लाइड एट लो प्रेशर एट लो प्रेशर। दूसरी बात ये तभी यूज होगा जब टेम्परेचर हाई हो, एट हाई टेम्परेचर। तीसरा, ये सिर्फ उन गैसेस पे लागू होगा जो आइडल है, तो अप्लाइड ओनली फॉर आइडल गैस, अप्लाइड ओनली फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है। आइडियल गैसेस अभी मैं बताऊंगा अपने अगले लेक्चर में कि आइडियल गैस क्या होती है। और मतलब आइडियल गैस के तरह के मान लो जो गैस पानी में जाके सोलवेंट में जाके ना सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन करे, केमिकल कोई इंटरेक्शन ना करे, ना उसके साथ एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो, बस जाके डिसॉल्व हो जाए, उन गैस को आइडियल गैस कहते हैं। ये सिर्फ उन्हीं गैसों पे अप्लाई होता है, ठीक है। ये हो गया भाई, हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, फिर इसकी लिमिटेशन। एंड में भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों, सिर्फ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत ही अच्छी 3-4 एप्लीकेशंस है। क्या एप्लीकेशंस है देखो, ये भाई लास्ट फैक्टर था तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और हम क्या देखेंगे, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस। क्या देखने वाले थे हम, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशन जो आसान ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ही बहुत ज्यादा है। पहली एप्लीकेशन जो बीवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक है उनमें, सॉफ्ट ड्रिंक में कैसे, जो ये कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है, इनको हम हाई प्रेशर के अंदर बंद करते हैं। प्रेशर के अंदर हमें CO2 छोड़ेंगे,
मान लो CO2 डिजोल्व करनी है, तो CO2 की डिजोल्व तभी ज्यादा कर पाएंगे जब प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। हैंडलर ये तो कहता है सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो ये कहता है ये बोतल हाई प्रेशर के अंदर बंद की जाती है ताकि इनके अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स वो क्या करते हैं, जो अपने पास गैस का सिलेंडर लेते हैं उनमें ऑक्सीजन के साथ साथ N2 के साथ साथ हीलियम लेके चलते हैं मिक्स करके। हीलियम क्यों लिया? हीलियम इसलिए लिया क्योंकि देखो जब नीचे जाएंगे वो समुद्र में जाएंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस लेके जा रही जो हम इनहेल कर रहे हैं उनकी सोल्युबिलिटी हमारी ब्लड में ज्यादा हो जाएगी ना भाई। जैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा उनकी सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, मान लो उन्होंने इनटेक किया O2 और N2 बस, तो O2 तो मान लो यूज हो गई बायोलॉजिकल एक्टिविटी, N2 क्या होगी, डिजोल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जैसे ऊपर आने लगेगा प्रेशर कम होने लगेगा, तो प्रेशर कम होने तो उनकी सोल्युबिलिटी कम होगी। O2 तो यूज हो गई लेकिन N2 तो यूज नहीं, वो बबल के रूप में बाहर आएगी और हमें पेन होता है बहुत सारा। तो हम क्या करते हैं, N2 की जगह कुछ अमाउंट हीलियम की ले लेते हैं। हीलियम की क्यों ले लेते हैं, हीलियम की सोल्युबिलिटी बहुत ही कम, हमारे ब्लड में कहीं भी हीलियम की सोल्युबिलिटी बहुत कम सोल्यूबल, बहुत कम मतलब हाई प्रेशर पे भी कम सोल्यूबल, हमारे ब्लड में डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो हमारी जो दिक्कत आ रही थी हमें N2 के डिजोल्व होने के बाद जब पार्टिकल पेन हो रहा था वो पेन नहीं होगा। तो ये इसका ये फायदा है, इसलिए स्कूबा डाइवर्स को ये करते। इसमें भी किसके रूप में, हमने हेनरी लॉ से सीखा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से N2 दिक्कत कर रहा है क्योंकि उसकी सोल्युबिलिटी वहां पे बढ़ जाती थी, बाहर आएंगे तो घटेगी और निकलेगी तो दिक्कत करेगा। ये सब किसने पता चला, हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ ने एक बात और बताई, मतलब एक और दिक्कत आई हमें, उसका भी रीजन किससे दिया गया है, हेनरी लॉ से। जो ये माउंटेन चढ़ते हैं, बड़े बड़े हिमालय चढ़ते हैं, ये सब चढ़ते हैं, इन्होंने देखा होगा जब बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं इनको चक्कर से आने लगते हैं, कुछ दिक्कतें होने लगती। क्यों होने लगती? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, तो वहां पे जाके हमारे ब्लड में सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होने लगती है और ये सब उसी की वजह से दिक्कत आने लगती है कि हमारी सोल्युबिलिटी कम हो गई। तो भाई क्या हुआ, अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कम हुई, हमें वीकनेस आ गई और इसकी वजह से वीकनेस की जो बीमारी हुई इसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। एक नंबर में आता है एनोक्सिया, किसके वीकनेस से होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कम हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है, एनोक्सिया। और ये किससे पता चला, उसके पता चला, ये हेनरी लॉ से पता चला क्योंकि प्रेशर कम तो सोल्युबिलिटी कम, इससे। और अब हमारा लास्ट जो है एनोक्सिया हो गया। अब हमारे एक लास्ट फैक्टर है, क्या है भाई लास्ट फैक्टर, यार भूल ही जाऊँ।